हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने वाले हैं सीटीपी। और ये जो सीटीपी है फ्रेंड्स, पेपर 2 का है। और ये पेपर 2 जो है वो आपका 29 दिसंबर 2021 में आपका ऑनलाइन जो सीटेट का एग्जाम हुआ था वही पेपर है। ऑफिशियल आंसर की के साथ यहाँ पर डिस्कशन कराया जाता है फ्रेंड्स PYQ का। अभी हमारा सेशन चल रहा है, सीरीज चल रहा है, जिसमें 30 क्वेश्चन हम कराते हैं, 30 मार्क्स का। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, जिन लोगों का भी एग्जाम सीटेट का नहीं हुआ है, यानी 9 जनवरी से फिर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 28, 29 2 दिन अभी एग्जाम हुआ है, बाकी बीच में गैप है। 9 जनवरी से 7 फरवरी तक एग्जाम आपका चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आपने कहीं से भी प्रिपरेशन कर रखी होगी बुक से या किसी टीचर से या नोट से, लेकिन PYQ आपके लिए मस्ट हो जाते हैं। 2 दिन के एग्जाम में जितने भी बच्चे ने एग्जाम दिया था यही बताया था कि PYQ मस्ट है। PYQ से ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, भले थोड़े मोड़े लैंग्वेज घुमा दिए जाते हैं, लेकिन PYQ से ही सारे क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए आपने जो भी पढ़ाई कर रखी है, लेकिन प्रैक्टिस आप PYQ से ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपने कंटेंट जो है वो पढ़ रखा है, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं लूँगी। कम समय के अंदर हम लोग इस 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल, बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। आरंभिक बाल्यावस्था में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको आप प्यार, देखभाल, अगर बहुत से अपॉर्चुनिटी आप प्रदान करते हो तो उनका जो विकास है और अच्छे तरीके से होगा, है ना। तो ये बात सही है। गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको बाल्यावस्था में कुछ केयरिंग नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, देखभाल उनका नहीं किया गया और बाद के वर्षों में वो आसानी से बदला जा सके, ऐसा होगा नहीं, मुश्किल होता है। तो ये बात गलत है, यानी कि ए सही और आर गलत। ए सही और आर गलत। ऑप्शन थर्ड में है, तो थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। मतलब जीन पियाजे ने 4 चरण को प्रतिपादित किया है, विकास के सिद्धांत के 4 चरण। तो ये आलोचना बाल विकास की किस बहस के अंतर्गत आती है, मतलब किसके अंतर्गत, समावेशन के या संवेदनशील काल के या निरंतरता, असंतता या प्राकृतिक परिवेश। तो देखिए, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के अंदर यहाँ पर ज़्यादा मतलब कि बहस किया जाता है, ठीक है, यानी आलोचना की जाती है। तो थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम वह रूप है जिसमें बच्चे दूसरों की नकल करके सीखते हैं। देखिए, दूसरों की नकल करके जो सीखते हैं वो सामाजिक अधिगम होगा, यानी कि जो समाज से देख करके सीख रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में मूर्त सोच, वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है। देखिए, वैज्ञानिक तर्क या अमूर्त सोच की अगर हम बात करें तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, ठीक है, यहाँ इंग्लिश दे रखा है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 4 स्टेज है। चारों से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है, ये पक्का श्योर है कि हर बार आपके हर पेपर से में पूछेगा ही पूछेगा, कभी कभी 2 भी पूछ देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि आपका जो संवेदनात्मक गामक अवस्था होता है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज होता है, इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट होता है बच्चे के अंदर। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चे सिंबॉलिक थॉट रखते हैं, सिंबॉलिक खेल खेलते हैं, और रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन का थॉट डेवलप यहाँ नहीं होता है, ये जाकर मूर्त अवस्था में डेवलप होता है। औपचारिक में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होता है, या आप वैज्ञानिक तर्क बोल सकते हो। तो फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है। तो देखिए, यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के लिए वातावरण, वाइगोत्स्की तो है नहीं, वाइगोत्स्की रहते तो वातावरण बोलते हैं हम, लेकिन जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया है। बड़ों के द्वारा पुनर्वनन नहीं, आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन, ये बोलते हैं जीन पियाजे, ये आवश्यक है संज्ञानात्मक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें, कौन सी स्थिति पाड़ का उचित उदाहरण है। पाड़ का मतलब होता है स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग मतलब बच्चों को सपोर्ट देना, है ना, उनको हेल्प करना। तो सुमित अपने मित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका, उत्तरों की नकल करने के लिए देता है। तो नकल करने के लिए हम पूरा का पूरा दे दिए कि लो उत्तर हमारा नकल कर लो, तो ये पाड़ नहीं हुआ। सुमित अपने मित्र को ज़रूरत अनुसार, ध्यान से समझिएगा, ज़रूरत अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने में मदद करता है, ये बात सही है। बाकी का ऑप्शन पढ़ सकते हैं। सुमित अपने मित्र को सभी प्रश्नों के उत्तर उसकी उत्तर पुस्तिका में स्वयं लिखकर मदद करता है, ये नहीं होगा।
सुमित अपने मित्र को कहता है कि उसे सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं करने होंगे। तो खुद करेगी तो यहाँ पाठ की बात ही नहीं बनती है, यानी कि स्कैप फोल्डिंग की बात ही नहीं बनती है, तो ये भी नहीं। तो ये ऑप्शन सेकंड है कि उसकी ज़रूरत के अनुसार उसको हम मदद कर रहे हैं, उतना ही जितना करना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक स्थान डैश स्थान है। तो देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र गतिशील स्थान है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा कथन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग से ज़रूर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछता है, ये भी आप कर लीजिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत में चरण सुपरिभाषित और सुस्पष्ट है। क्या ये सही है? नहीं। कोहलबर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है। ठीक है, अब देखिए कोहलबर्ग के सिद्धांत के चरण पियाजे संज्ञानात्मक विकास के वर्णन के क्रमों के लक्षणों को चित्रित करते हैं। ऐसा नहीं है, कोहलबर्ग ने अपनी भागीदारियों के साथ लंबे समय तक अध्ययन किया, जिसमें उसने 3 से 4 वर्ष के अंतरालों में उनका साक्षात्कार किया है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। कोहलबर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है। ठीक है, इसलिए इनकी थोड़ी सी आलोचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, बालक केंद्रित शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड सेंटर मतलब कि पेडागोजी विविधतापूर्ण शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ समाहित करता है। ठीक है, प्रजातांत्रिक कक्षा प्रक्रियाओं को समुन्नत करता है। ठीक है, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास का ध्यान रखता है। अध्यापकों की सत्ता को प्राथमिकता देता है। नहीं, ये तो गलत हो गया। अध्यापकों की सत्ता को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों सही है, लेकिन चौथा गलत है। इसमें अध्यापक को नहीं प्राथमिकता दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, प्रजातांत्रिक कक्षा होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को मनोवैज्ञानिक विकास का ध्यान भी रखा जाता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सही किस में है? फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप जेंडर की समानता को क्या बढ़ावा देंगे? एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था, मतलब लड़के अलग बैठेंगे, लड़कियां अलग बैठेगी। तो इस तरह का जो है मतलब व्यवस्था सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप जेंडर की समानता को बढ़ावा देगा। ये समानता को कैसे बढ़ावा देगा फ्रेंड्स? ये तो समानता को बढ़ावा नहीं देगा। जेंडर समानता को सुसाधित करेगा नहीं, जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ाएगा, ये तो और रूढ़िवादिता को बढ़ाएगा, है ना। रूढ़िवाद में लचीलेपन को प्रोत्साहित नहीं, क्योंकि अलग अलग हम बैठाने की बात करें तो रूढ़िवादिता को ये बढ़ावा देगा। थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 11 की अगर हम बात करें तो बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षाओं का या के प्रयोग वैध है, क्योंकि यह बुद्धिमत्ता को शुद्धता से संभावित करता है। ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षाओं का प्रयोग जो है वो क्या है? वैध है। किसकी की आलोचना की गई है? क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। मतलब कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विद्यार्थियों को उनकी शिक्षणीयता के लिए स्पष्ट वर्गों और श्रेणियों में भेद करने में सहायक है। नहीं, भेद करने ये तो ऐसे निगेटिव हो गया। अध्यापकों को विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन और सफलता को संभावित करने में मदद करते नहीं। अकादमिक प्रदर्शन हम उसके बुद्धिलब्धि जाँच करके नहीं कर पाएंगे, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ है, वैध है क्योंकि ये बुद्धिमत्ता को शुद्धता से संभावित करता है, ऐसा कुछ नहीं है। आलोचना इसकी की गई है क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात भी झलकता है। ठीक है, तो हम बुद्धिलब्धि परीक्षाओं का प्रयोग जो है वो आलोचना है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति एवं अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, भौतिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, भौतिक, क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक, इसमें से कौन सा होना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन नहीं करेंगे?
आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन नहीं करेंगे। समीकरण 2x = 12 में x का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का अगर मान लीजिए क्वेश्चन बच्चे को देते हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर का कारण सोचिए। प्रदूषण के बढ़ते स्तर का कारण सोचिए और उनके संभावित समाधान ढूंढिए। तो हाँ, इसमें क्या है, आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन नहीं करेंगे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो बच्चे सोचेंगे धार्मिक संभावना को बढ़ाने के लिए क्या कदम सुझाए जा सकते हैं, इसमें भी बच्चे सोचेंगे। वैदिक गणित का उपयोग करके क्या पाइथागोरस प्रमेय का प्रमाण दिया जा सकता है, तो इसमें भी बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे, है ना। उनका मतलब उनके सोच का हम मूल्यांकन कर पाएंगे। लेकिन इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2x = हमने दे दिया 12, बच्चे यहाँ पर कर दिए 6। इसमें कोई भी आलोचनात्मक सोच का हम मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका है, यहाँ पर देखिए, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो क्लास में है, तो उसको संबोधित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। कक्षा के सभी अधिगमकर्ताओं की आर्थिक पृष्ठभूमि और जाति की ओर इशारा करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, ये तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद अधिगमकर्ताओं को अपने अनुभव साझा करने के मौके देना और उन्हें महत्व देना, बिल्कुल ये बात सही है। जानबूझकर विविध सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों का कक्षा में बहिष्कार करके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, अध्यापिका को क्या करना चाहिए। हाँ, अब देखिए, जानबूझकर विविध सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का कक्षा में बहिष्कार करके, कक्षा में अगर हम बहिष्कार करेंगे तो ये तो फिर गलत बात हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। कक्षा में हम बहिष्कार करेंगे यानी कि इंटेंशनली एक्सक्लूडिव डाइवर्स कल्चरल पर्सपेक्टिव्स इन द क्लास। यानी अब देखिए, यहाँ पर ऑप्शन तो फ्रेंड्स सभी में दे रखे हैं। थर्ड फर्स्ट तो होगा नहीं, केवल सेकंड सही है। लेकिन यहाँ पर तो कहीं ऐसा दिया नहीं है कि जो हो, है ना, तो दूसरा तो सही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। जानबूझकर विविध सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का कक्षा में बहिष्कार करके, कक्षा में हमें सभी संस्कृति का रिस्पेक्ट करना होता है, बहिष्कार नहीं करना होता है, सेकंड ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये जाति की ओर इशारा करना ये भी गलत है, तो सेकंड ऑप्शन ही होगा। यहाँ पर ऑप्शन में हो सकता है कि कहीं देना चाहिए था, नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 में क्या है, सुविधाहीन समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाधित कैसे किया जा सकता है। यानी जो सुविधाहीन समुदाय से आने वाले विद्यार्थी जो हैं उनके अधिगम को सुसाधित कैसे किया जा सकता है। उन्हें घर पर ट्यूशन रखने के लिए कहकर नहीं, ये हम बोलेंगे कि आप ट्यूशन रखो, तो ये गलत बात है, ठीक है। उन्हें बहुत से प्रत्यास्मरण आधारित कार्य पत्र देकर नहीं, याद करना भी क्या है, गलत है। उनमें असफलता का डर और शर्मिंदगी, देखिए ये सब निगेटिव टैग वर्ड है फ्रेंड्स। उन्हें उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय सहायता प्रदान करके, तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि कौन सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की क्या अभिलक्षण है। देखिए जो प्रतिभाशाली गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनमें क्या लक्षण होता है, समकक्षियों की तुलना में उच्च सामाजिक कौशल एवं परिपक्वता, और कार्यों को करने में धीरज की कमी तो नहीं होगी धीरज की, ये तो गलत है। कौतूहल एवं जिज्ञासा, निम्न स्तर संज्ञानात्मक कार्यों का चुनाव, ये भी गलत है। निम्न स्तर संज्ञानात्मक कार्य का चुनाव वो बच्चे नहीं करते हैं, तो यहाँ पर है कौतूहल एवं जिज्ञासा, ठीक है। और यहाँ पर तुलना की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। कौशल एवं परिपक्वता, सामाजिक कौशल एवं परिपक्वता, ये तुलना नहीं, जिज्ञासा उनके अंदर होता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले अधिगमकर्ताओं के लिए विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षा वांछनीय नहीं है। जो अधिगम कठिनाई महसूस कर रहे हैं, सीखने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, वैसे जो लर्नर हैं उनके लिए हम विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल स्कूल में स्पेशल शिक्षा की बात अगर की जा रही है तो ये क्या है, वांछनीय है, क्योंकि अधिगमकर्ताओं के लिए बेहद प्रतिबंधक है। मतलब क्या ये सही है, वांछनीय है, ताकि अधिगम कठिनाई वाले अधिगमकर्ताओं को बाकी विद्यार्थियों से पृथक किया जा सके, ऐसा नहीं।
वांछनीय है क्योंकि अधिगम कठिनाई वाले विद्यार्थियों की शिक्षा केवल आजीविकीकरण की शिक्षा पर केंद्रित हो, मतलब केवल उनको कमाने के लिए पैसे कमाने के योग्य बना दिया जाए और कुछ नहीं, तो ये भी गलत है। वांछनीय नहीं है क्योंकि यह महंगी और शिक्षकों से अत्यधिक काम की अपेक्षा रखती है। अब देखिए महंगी और शिक्षक को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ये सब निगेटिव टैग वर्ड है। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका वांछनीय नहीं है। उनको अलग विद्यालय में अलग से नहीं, सभी बच्चों के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन आपने पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स वहाँ पर क्या होता है, हर तरह के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए ताकि उनको ये ना फील हो कि हम सबसे अलग है, डिफरेंट है, मतलब है ना, उनको भी फील हो कि नहीं हम सभी की तरह हम भी नॉर्मल हैं, ठीक है। तो ये वांछनीय नहीं है कि उनको अलग विद्यालय में पढ़ाया जाए, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे हम देखते हैं 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, अत्याधिक शारीरिक हरकतें, ध्यान न केंद्रित कर पाना और आवेगशीलता किसके अभिलक्षण है। तो ये तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ADHD आपने पढ़ा होगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि आपका हो जाएगा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9 जैसे मतलब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, अत्यधिक शारीरिक हरकत, मतलब जो बच्चा स्थिर नहीं रह पाता है, एक जगह ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता है, उसको ADHD से ग्रसित हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन के बारे में सही नहीं है। देखिए इंक्लूसिव के बारे में कौन सा सही नहीं है। समावेशन का अर्थ है विद्यार्थियों के लिए कार्यकलापों और अनुभवों की व्यूह रचना में बीच बीच में चयन और विकल्प प्रदान करना। क्या ये सही है? नहीं आपसे पूछा गया, बट आपको ये ढूंढना है कि कौन सा मतलब कि सही है। तो ये तो सही है। समावेशन में सभी विद्यार्थियों को मानवीय स्तरों को अधिरोपित किए बिना स्वीकृत करना, बिल्कुल ये भी सही है। समावेशन में विद्यार्थियों का उनकी अकादमिक योग्यता के आधार पर, देखिए ये निगेटिव टैग वर्ड है, अकादमिक योग्यता के आधार पर हम वर्गीकरण और नामीकरण करना, ये गलत है, ये समावेशन का है ही नहीं और नहीं आपसे पूछा गया, इसलिए थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ अगर बढ़ते हैं तो दृष्टिबाधित अधिगमकर्ताओं के साथ काम करते हुए एक अध्यापक को क्या रूपांतर करना चाहिए। यानी कि दृष्टिबाधित अधिगमकर्ता के साथ अगर काम कर रहे हैं तो क्या रूपांतर करना चाहिए। उपयुक्त विरामों के साथ स्पष्ट रूप से और जोर से बोलना। दृष्टिबाधित जो हैं, जो देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखित को वाचन में बदलने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, ये भी सही है, ये भी बात सही है। और बच्चे देख नहीं पा रहे हैं तो ज़ोर से अगर हम बोल के उनको स्पष्ट रूप से ज़ोर से अगर हम बोलेंगे तो वो भी वो सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। विविध तरह के रंगीन कार्यपत्रों का इस्तेमाल करना, बहुत सारी स्पर्श सामग्री, देखिए विभिन्न तरह के अगर हम कार्यपत्र का इस्तेमाल करते हैं तो वो बच्चे तो देख नहीं पाएंगे ना कि वो रंगीन हो या कलरफुल हो या कैसी भी हो, तो देखेंगे थोड़ी, तो ये गलत है। बहुत सारी स्पर्श सामग्री, हाँ वो टच करके स्पर्श करके सीख सके, ये सही है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आपका राइट है। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ किस में है? थर्ड ऑप्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21 सामाजिक रचनावादी कक्षा की क्या विशेषता है। सामाजिक रचनावादी कक्षा स्थायी बैठने की व्यवस्था हो, क्या वो मतलब कि ऐसा होता है सामाजिक रचनावादी कक्षा। नेक्स्ट आप देखिए, शिक्षकों द्वारा निर्देशन तथा विद्यार्थियों का निष्क्रिय पालन, ही एकदम बिल्कुल गलत है। मतलब कि शिक्षक वहाँ पर ऑर्डर देंगे, विद्यार्थी निष्क्रिय, बस जो बोल दिया टीचर वहीं पालन करेंगे, ये नहीं होता है। विद्यार्थियों द्वारा जानकारी स्मरण, देखिए स्मरण निगेटिव टैग वर्ड है। विद्यार्थियों द्वारा समूह में काम करते हुए विषय पर चर्चा करना, ये पॉजिटिव है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 22 जब कोई विद्यार्थी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तब एक शिक्षिका को, यानी कि कोई भी विद्यार्थी है अच्छा वो प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो शिक्षिका को शिक्षा व्यवस्था तंत्र का विश्लेषण करना चाहिए। माता पिता को दोषी ठहराना चाहिए, विद्यार्थी को शर्मिंदा करना चाहिए, विद्यार्थी को विशिष्ट स्कूल में भेज देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो खुद आप पाएंगे। देखिए जब बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो ना उनके माता पिता को दोष लगाएंगे, ना बच्चे को शर्मिंदा करेंगे और ना उनको हम बोलेंगे कि तुम अलग से स्कूल में पढ़ो या ट्यूशन लो, ऐसा कुछ भी नहीं। हम बच्चे की बिल्कुल गलती नहीं मानेंगे, हम अपनी व्यवस्था को अपने अंदर बदलाव लाएंगे, चेंज लाएंगे और देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 में है कक्षा में समझ न बना पाने के सतत अनुभवों और सीख न पाने की असमर्थता एवं निष्पादन न कर पाने के लिए स्वयं को उत्तरदायी या दोषी ठहराने का क्या संभावित परिणाम हो सकता है। देखिए कक्षा में अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं या सतत अनुभव और सीख न पाने की जो असमर्थता है, मतलब सीख नहीं पा रहे हैं, निष्पादन न कर पाने के लिए स्वयं को उत्तरदायी यानी खुद को उत्तरदायी या खुद को दोषी ठहराने का क्या संभावित परिणाम हो सकता है। अधिगम असहायता का भाव, बेहतर सीखने की अधिप्रेरणा,
निपुणता उन्मुखीकरण, योग्यता के वृद्धि परक दृष्टिकोण में विश्वास। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका होगा अधिगम असहायता का भाव। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। यहाँ पर 24 आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन है एक अध्यापक को ऐसी अधिगम कार्य नहीं अभिकल्पित करने चाहिए जो बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अलावा किसी और स्रोत से ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दे। क्या ये बात सही है? ये तो गलत है ना। अधिगम और ज्ञान संप्रेषित होते हैं और इच्छित या सृजित नहीं होते, गलत ये भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे हम देखते हैं 25 में है अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना क्या है? एक रेखीय रूप से होता है, न कि वर्तुलाकार रूप में। ये तो गलत है। तब होता है जब शिक्षक विद्यार्थियों को संवेगात्मक पहलुओं को नकारते हैं, ये भी गलत है। शिक्षकों द्वारा सीधे निर्देशन द्वारा निर्धारित होता है, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को परिवेश के साथ सक्रिय अंतःक्रिया, बिल्कुल, जब बच्चे परिवेश के साथ वो सक्रिय अंतःक्रिया करते हैं तो अर्थपूर्ण सीखना होता है। 4 ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 26 में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करने के लिए किस तरह के लक्ष्य को बढ़ावा देना चाहिए? यानी कि उनको अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित करने के लिए दृष्टिकोण केंद्रित दक्षता लक्ष्य, परिहार केंद्रित प्रदर्शन लक्ष्य, दृष्टिकोण केंद्रित प्रदर्शन लक्ष्य, परिहार केंद्रित दक्षता लक्ष्य। उन्हें किस तरह के लक्ष्य उनको अपने लक्ष्य की तरफ मैंने लक्ष्यों की तरफ अपने बढ़ावा देना चाहिए। किस तरह के लक्ष्य की तरफ बढ़ावा देना चाहिए अधिगम को प्रेरित करने के लिए? अधिगम के प्रति प्रेरित करने के लिए किस तरह के लक्ष्य की तरफ बढ़ावा देना चाहिए? दृष्टिकोण केंद्रित दक्षता लक्ष्य, अप्रोच फोकस्ड मास्टरी गोल। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे हम देखते हैं 27 में क्या है? परासंज्ञान अधिसंज्ञान क्या है? परासंज्ञान अधिसंज्ञान क्या है? मेटाकॉग्निशन, इसी को परासंज्ञान भी बोलते हैं, इसी को अधिसंज्ञान भी बोलते हैं। ये क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर सहज सिद्धांत, जो बच्चे अपने आसपास की घटनाओं के बारे में करते हैं, नहीं, अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया को मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। नई जानकारियों को समायोजित करने के लिए मौजूदा स्कीमा में नहीं, विभिन्न उप संरचनाओं का दृश्यक एवं वर्गीकृत करना नहीं, अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की जो प्रतिक्रिया होती है उसको परासंज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट 28 की अगर हम बात करें तो प्रभावशाली अध्यापन के लिए क्या ज़रूरी है? प्रभावशाली अध्यापन के लिए क्या ज़रूरी है? तथ्यों के पुनरुत्पादन पर बल, केवल पाठ्य पुस्तकों को ही ज्ञान का स्रोत मानने पर बल देना चाहिए, तथ्यों और परिप्रेक्ष्यों का विवेचनात्मक विश्लेषण पर ध्यान देना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को प्रधानता देना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले इसमें जो निगेटिव है ना उसको निकालिए। केवल पाठ्य पुस्तक, ये तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद तथ्यों के पुनरुत्पादन पर बल, नहीं, इस पर तो हम नहीं बल देंगे। प्रभावशाली अध्यापन के लिए तथ्यों और परिप्रेक्ष्यों की विवेचनात्मक विश्लेषण, बिल्कुल। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की प्रधानता, ये बिल्कुल सही है, यानी कि थर्ड सही है, फोर्थ सही है। जब थर्ड और फोर्थ सही है तो यानी कि सेकंड सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं 29 में क्या है? संप्रत्यात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? रूपकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उदाहरणों और गैर उदाहरण ये तो बिल्कुल करना चाहिए, पुनर्ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, बिल्कुल। केवल जानकारी के पुनरुत्पादन पर बल देना चाहिए, ये गलत है, ये केवल नहीं करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 30 लास्ट आपका हो जाता है 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा संबंध विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रयत्न करने पर बल देता है? विद्यार्थियों को देखो, कुंठा, बोरियत, गुस्सा, ये सब क्या हो गया? निगेटिव। मन और गर्व, ये सीखने के लिए प्रयत्न करने पर बल देता है। तो 4 ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आपने फ्रेंड्स यहाँ पर देखा 30 क्वेश्चन हमने सीडीपी का कराया, जो कि 30 मार्क्स का। और ये जो सीडीपी का पेपर था फ्रेंड्स, वो पेपर 2 का था। पेपर 2 वो भी 29 दिसंबर 2021 में जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था उसका था। तो आई होप कि आप सभी लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आई होगी, आपने प्रैक्टिस किया होगा। और आप देखिए कि 30 में आपने कितना सही किया, 30 में आपका 25, 27, 28 कितना सही हुआ। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट सेशन में 30 क्वेश्चन हम मैथ्स का देखेंगे, फिर 30 क्वेश्चन साइंस का देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।